साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये 10 कदम सीरीज हमारी अनवरत जारी है। 750 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सीरीज देख कर जाएंगे, फिर रिवाइज करते जाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिससे हट के आए। अभी पेट का एग्जाम हुआ है तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी सीरीज से आपके आए हुए हैं। अगर किसी ने देखा है पूरी सीरीज, उसको पढ़ के गया है तो उसको अवश्य बहुत लाभ मिला होगा। साथियों आइए हम देखते हैं आज के हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो एक था, कौन था? मौर्य शासक था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये जो था जैन धर्म का अनुयायी था, बहुत बड़ा अनुयायी था। तो इसने संथाला प्रथा, जो संथारा प्रथा होती है जैन मुनियों में, कि मृत्यु के समय क्या करते हैं, जब उनको शरीर त्यागना होता है तो अपने आप को एकांतवास में बंद कर लेते हैं, कमरे में खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और ऐसे ही बिना खाए पिए हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। संथारा प्रथा कहते हैं। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब माना जाता है? 345 ईसा पूर्व में माना जाता है। 345 ईसा पूर्व जन्म माना जाता है। इनका राज्यारोहण इसका माना जाता है 321 ईसा पूर्व से 297-98 ईसा पूर्व राज्यारोहण, शासन काल जिसको कहते हैं राज। 321 ईस्वी में समझ लीजिए इन्होंने मौर्य वंश की, यही मौर्य वंश का सच्चे वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? कौटिल्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से, या विष्णुगुप्त इनको कहते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता जो हैं, उनकी सहायता से घनानंद को घनानंद नंद वंश का समूल नाश करके अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसकी 6 लाख की विशालकाय सेना थी और जहां जाता था अपने कुशल प्रशासक के दम पर वे शत्रुओं को रौंदता हुआ चला जाता था। इसने यहाँ तक कि जो आपका सिकंदर था, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, जो पोरस से युद्ध करके आपका झेलम नदी से वापस लौट गया था, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था क्योंकि उस समय नंद वंश का शासन था। तो उसने सुना था कि बहुत बड़ा विशाल का सेना वाला राजा वहाँ राज करता था। तो उसकी सेना ने कहा, जब हमको पोरस ने, छोटे राजा ने इतनी टक्कर ली, हमको नाको चने चबा दिए, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सेना के विद्रोह के कारण सिकंदर व्यास नदी नहीं पार कर पाया और वापस चला गया। तो उसी की इच्छा को पूरी करने के लिए आप उसका जो सेनापति है सेलुकस निकेटर, वो आता है आक्रमण करने के लिए। जब वो आता है तो उसको हराता है। कौन हराता है? चंद्रगुप्त मौर्य हराता है उसको। इवन हराता ही नहीं, उसके पुत्री से शादी भी कर लेता है। तो उसके एवज में वो इसको 4 राज्य भी देता है और ये 500 हाथी उसको बाहर में देते हैं। तो ये बहुत ही प्रतापी राजा था, मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा, जो घनानंद को हरा करके नंद वंश को नष्ट करके, समूल नाश करके मौर्य वंश की स्थापना इसने की थी। तो इसने संथारा प्रथा द्वारा अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, मैसूर में चंद्रगिरी पहाड़ी पर, चंद्रगिरी पहाड़ी पर इसने अपने प्राण त्यागे थे। इसने प्राण त्यागे थे चंद्रगिरी पहाड़ी पे। चंद्रगुप्त बस्ता एक उसने मंदिर बनवाया है, वहां पे अभी है, चंद्रगिरी पहाड़ी पे स्थित है। तो ये था चंद्रगुप्त का शासनकाल। 6 लाख के सेना का विशाल था लेकर के इसने अपना
राज्य बहुत दूर दूर तक साम्राज्य का विस्तार किया था। पहली सहायक संधि किसने की थी? तो सबसे पहली सहायक संधि तो कहा जाता है कि 1765 में अवध के साथ हुई थी, जिन्होंने अंग्रेजों की अंग्रेजों का रेजिमेंट रखना पड़ता था और उसके एवज में सेना रहती थी जो रक्षा के नाम पे, हम तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगे, और उसका पूरा खर्चा नवाब को या वहाँ को देना पड़ता था, वहाँ के राजा को। तो 1765 माना जाता है, लेकिन जो बेले जिले की सहायक संधि थी वो सबसे पहले 1798 में निजाम, हैदराबाद के निजाम द्वारा की गई थी। तो ज़्यादा तक सहायक संधि पहली ऐसे पूछा जाता, तो अगर 1798 नहीं ऑप्शन तो 1765 जो अवध ने की थी, ये की थी। वैसे उसका आविष्कारक डुप्ले को कहा जाता है सहायक संधि का आविष्कारक, लेकिन पहली सहायक संधि ज़्यादातर बेले जिले की सहायक संधि होती है। तो 1798 में ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने की थी। इसमें क्या होता था, अंग्रेज अपना एक रेजिमेंट छोड़ देते थे, कुछ सेना की टुकड़ी होती थी और एक उसका जो कमांडर होता था वो रहता था, इस नाम पे कि हम आपकी राज्य की सुरक्षा देंगे, सुरक्षा कर रहे हैं। उसके एवज में पूरे उससे उसका खाना खर्चा और वसूली उससे करता था अवध से। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। पुरंदर दास इनका वास्तविक नाम था श्रीनिवास नाम था इनका वास्तविक, श्रीनिवास शक नायक। वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका था श्रीनिवासक नायक, इनका वास्तविक नाम था। और ये अन्नामाचार्य थे, तेलुगु के गीतकार, उनसे प्रेरित थे। और ये इनको कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। इनका नाम पुरंदर दास रखा गया, बहुत ही बड़े संगीत प्रेमी थे। और इनका जन्म 1470 में हुआ था और इनकी मृत्यु आपकी कब हुई थी? जन्म इनका 1470 में और मृत्यु इनकी 1540 के आसपास हुई थी। मतलब ये इनको क्यों, ये क्या किससे प्रेरित थे? ये प्रेरित थे तेलुगु गीतकार अन्नामचार से प्रेरित थे, तेलुगु गीतकार अन्नामचार से प्रेरित थे। तो इनका पुरंदर दास के नाम से पुरंदर दास कहा जाता था। इनको कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता था। वास्तविक नाम इनका श्रीनिवासक नायक था और ये तेलुगु गीतकार अन्नामचार्य से प्रेरित थे। जिन्हें क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता? इनको पद्य का पितामह कहा जाता था, गीतों का पितामह कहा जाता था, उनसे प्रेरित थे। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। फाहियान के बचपन का नाम कंग था, इनके बचपन का नाम कंग था। और ये कब आए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में आए, जहाँ 6 साल रहे और तक्षशिला में इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। मेन इनका प्रकार क्या था? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म का जो इन्होंने त्रिपिटक था, उसमें विनय पिटक को खोजते हुए यहाँ भारत आए थे और बौद्ध धर्म के बारे में रिसर्च करने के लिए और उसकी शिक्षा लेने के लिए इन्होंने ये भारत आए थे। 3 और इनके साथ थे बौद्ध धर्म के
अनुयायी वो भी इनके साथ भारत में आए थे। कब आए थे? 5वीं शताब्दी में आए थे। 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी। गांधा प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किस मुगल शासक को कहा गया? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको कहा गया? प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा गया शाहजहां को। शाहजहां का कब जन्म हुआ था? 1592 में। 1592 ईस्वी में जन्म हुआ था शाहजहां का। इसने क्या बनवाया था? 1638 में, 1638 में शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, जिसे अब क्या कहा जाता है? जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है, पुरानी दिल्ली। तो इस शाहजहानाबाद की स्थापना को किसने बसाया था? शाहजहां ने बसाया था। शाहजहां का सबसे प्रमुख क्या है? ताजमहल बनवाया था इसने, जो स्थापत्य कला का अनूठा एग्जाम्पल, अनूठा उदाहरण है। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? इसलिए इसको कहा जाता था प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। स्थापत्य कला का युग स्वर्ण काल था इसके ज़माने में। ये जितने भी जो शैली हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, इसने बनवाई थी। और ये संगीत प्रेमी भी था, चित्रकला प्रेमी भी था, स्थापत्य कला तो प्रेमी था ही। तो ताजमहल और शाहजहानाबाद, जो पुराना दिल्ली जो बसा है, उसमें जो पुराने पुराने अनूठे इमारतें खड़ी हैं, वो देखने योग्य बनती है। इसके स्थापत्य कला का एक जीता जागता उदाहरण है। गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया? वैसे तो एक लाइन में महायान को माना जाता है। महायान शाखा, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की शाखा। हीनयान महायान दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। इसने ही इसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि जो आपका भरहुत का और सांची का स्तूप है, जिसको कनिष्क ने बनवाया था, वो गांधार शैली का एग्जाम्पल है। इसमें काले और सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसकी जो मूर्ति बनती थी, उसमें सुंदरता का अधिक ध्यान दिया जाता था। इसमें वाह सुंदरता, जीता जीवंत लगती थी मूर्ति, वाह सुंदरता को इसमें प्रेफरेंस दिया जाता गांधार शैली में। और इसमें मांसपेशियों को दिखाया जाता, जो भी बनाया जाता उसके जैसे पेट में मांसपेशियां, पूरे शरीर को एक्सरे जैसे दिखाया जाता है, मांसपेशियों को जोरदार तरीके दिखाया जाता है। और वस्त्र जो इसमें बनाए जाते हैं, गांधार शैली में पहनाए जाते हैं, उनमें सिलवटें होती हैं, सिलवटें होती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है भरहुत का और सांची का स्तूप, जो कनिष्क ने बनाया था। और उसमें क्या है, वो इस गांधार शैली का जीता जागता उदाहरण है। तो 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो ये महाबंगाल प्रांत के, महाबंगाल प्रांत के अंतर्गत था। महाबंगाल प्रांत में ये शामिल था। जैसे बंगाल का गवर्नर जो होता था, उसमें तभी बिहार भी शामिल था इसमें। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा इसका पहला पुराना शहर है। हड़प्पा के नाम पे ही क्या होती है? हड़प्पा सभ्यता कहलाई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता उसका ये हड़प्पा जो सबसे पुराना शहर था, इसका उत्खनन कब हुआ? 1921-22 में इसका उत्खनन हुआ। किसने कहा था? दयाराम साहनी ने कराया था। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसका क्या कराया था? इसका उत्खनन कराया था। और इसमें क्या था हड़प्पा में? हड़प्पा किसके? रावी नदी के तट पे है, स्थित था। और कहाँ पे? इस समय पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, रावी नदी के तट पे।
रावी नदी के तट पर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जिसको शुल्क सूत्रों को माना जाता है। शुल्क सूत्र ये क्या होते हैं? ये वैदिक का बहुत, इसके बौधायन प्रमेय है, ज्यामिति है, गणित के सूत्र हैं, अपरिमेय परिमेय संख्याएं हैं, वर्गमूल है, ये सब ज्ञात करने के जो सूत्र होते हैं उन्हें शुल्क सूत्र कहते हैं। इसका बौधायन प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसके एक जीता जागता इसका उदाहरण है। इसका ज्यामिति और गणित का मेन, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र है। जो जैसे बौधायन, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, आपके पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, जैसे वर्ग का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का प्लस लंब का स्क्वायर होता है, वो सब इस शुल्क सूत्रों में आते हैं। इनकी रचना 1200 से 800 ईसा पूर्व मानी जाती है। 1200 से 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व मानी जाती है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है। सामवेद क्या होता है? ये संगीत का ही वेद कहा जाता है। इसमें क्या है? गीत और संगीत की ही इसमें के माध्यम से ही वर्णन है। गीत और संगीत प्रधान ही वेद है हमारा सामवेद। इसीलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यही माना जाता है। सबसे पुराना जो अभिलेख है, जो प्रामाणिक अभिलेख है, वो सामवेद है। इसीलिए भारतीय संगीत का इसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर सुना करिए, केवल स्क्रीनशॉट लेकर के काम मत चलाया करिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि एक्सप्लेनेशन से 2 नहीं, 4 नहीं, कभी कभी 3, 4, एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो आपके लिए बहुत हितकर होता है। दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सफल होइए। जय हिंद।